बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हसनात मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी खबर, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मखसूस नशिस्तों के फैसले में अपना इख्तलाफी नोट जो जारी किया है, इसमें बड़ी धमाका खेज़ इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी जो फैसला जारी किया उसमें क्या कुछ लिखा है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने इस इख्तलाफी नोट में टारगेट किया है जस्टिस मंसूर अली शाह को, 8 जजेस को। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने एक वर्चुअल अदालत बना दी। 7 जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये लिखते हैं कि 8 जजेस का फैसला जो है वो उसका हतमी तौर पर कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि ना ही वो दरख्वास्त डिस्पोज ऑफ हुई है, ना ही उस दरख्वास्त पे जो है आप ये कह सकते हैं कि मामला निपटाया गया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा लिखते हैं, क्योंकि इन जजेस ने अपने फैसले में ये लिखा था कि मजीद दरख्वास्त वजाहत के लिए दायर की जा सकती है, लिहाजा जो मखसूस नशिस्तों का फैसला जो आया है उस पर अमल दरामद करना बाइंडिंग नहीं है। और फिर साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये भी लिखते हैं कि अगर उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो प्रोटेक्शन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दी है, फिर इसके साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब अपने इख्तलाफी नोट में ये लिखते हैं कि जो जजेस हैं, अक्सरियती जजेस, इन्होंने जो है वो आइन के मुताबिक जो फैसला नहीं दिया और इन्होंने वो रिलीफ फराम किया जो कि मांगा ही नहीं गया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने इख्तलाफी नोट में ये भी लिखते हैं कि बड़ा ज़रूरी था मैं इन गलतियों की निशानदही करूं, और जब नजर षानी अपील आई तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने मुझे आउट नंबर कर दिया जजेस कमेटी में। वो केस लग नहीं सका नजर षानी में। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जाते जाते आखिर में दिया गया ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ भी वो लिखते हैं कि जस्टिस मंसूर ने कहा था, जस्टिस मंसूर ने आर्मी चीफ के हवाले से जो डिसीजन दिया था उसमें लिजिटिमाइज किया था 6 महीने को उनके, और जो कानून साजी आपको पता हुई थी। साथ फिर वो ये भी लिखते हैं कि मैंने कमेटी रूम में जजेस को ये कहा था कि जिन जजेस ने ये जो आईनी वो आ रही थी तरमीम, उससे मुस्तफीद होना है, वो इस बेंच में ना बैठें। यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये तमाम चीज़ें जो हैं पहले पता थी, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो बार बार ये हमें कहते नजर आ रहे थे कि मैं जो हूँ, आईनी तरमीम तो अभी टेबल ही नहीं हुई, आईनी तरमीम तो आई नहीं है, लेकिन अब वो अपने फैसले में इस बात का इजहार कर रहे हैं और इस बात पर कह रहे हैं कि जो ये तमाम मामला है उसमें जजेस कमेटी रूम में बात जो डिस्कस हुई थी उसमें उन्होंने जस्टिस मंसूर को कहा था कि हमें इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि हम इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस फैसले की वजह से क्या कुछ होगा। एक तो पहली बात आप ये समझ लें कि जो अकलियती फैसला होता है उसकी हैसियत कुछ नहीं होती, लेकिन चूंकि इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, इसमें तरगीब दी गई है कि आप इस फैसले को ना माने, तो हसनात मलिक साहब से पूछेंगे, इनके पास खबर भी है, वो भी आपको बताएंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कमिटमेंट्स के हवाले से कोई बात की है। वो कहते हैं कि ये तमाम मामले से अगर निकल भी जाए तो उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं जो इस निज़ाम में दोबारा भी आ सकता हूँ। तो री एंट्री की जो खबर है वो भी हसनात मलिक साहब से लेंगे। हसनात मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कही गई हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो हतमी तौर पे फैसला हुआ ही नहीं है। मैंने अपनी पूरी सहाफ़ती कैरियर में ऐसा चीफ जस्टिस नहीं देखा जो फुल कोर्ट के डिसीजन को दूसरों को तरगीब दे रहा हो कि ये फैसला एक तो हुआ नहीं है और दूसरा ये बाइंडिंग नहीं है, फिर तीसरी बात ये कह रहे हो कि इस पे तौहीन अदालत नहीं लग सकती। देखें, अब इससे क्लियर हो गया है कि जो अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफ़गान साहब, उन्होंने जो कहा था वो किसकी अख्तरा थी, ज़हनी अख्तरा थी। दूसरी बात यह है कि काई साहब को बड़ी एम्बेरसमेंट हुई होगी कि उनके इस नोट को जमाल मंदोखेल साहब ने भी इंडोर्स नहीं किया। तो ये काई साहब को जाते जाते उन्होंने भड़ास निकाली, गुस्सा निकाला। मंसूर अली शाह, वो समझते हैं कि मंसूर अली शाह ने उनको बिल्कुल यानी आइसोलेट किया सुप्रीम कोर्ट में। जो भी हुआ उनके साथ, अगर वो एक्सटेंशन नहीं ले पाए, कोई उनकी थी कि जी मैंने 2/3 पूरी करवानी है, चाहे उन्होंने 63 में करवा दी दूसरी तरीके से, लेकिन उनकी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, कोई किसी और आदमी थे जो भी। तो मुझे लगता है गुस्सा बहुत है उनका और मंसूर अली शाह पे, और मंसूर अली शाह के उस केस का भी हवाला दे रहे हैं जो इस
कोई लिंकअप ही नहीं था वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का। और अब उन्हें याद आ रहा है कि जी पर्सनल के अंडर नहीं है और आर्मी का केस ये वो जो वो कह रहे हैं। और इन्हीं हरकतों की वजह से काई साहब की मुझे लगता है कि मुक़्तदर हलकों और हुकूमत में भी था कि अगले 3 साल अगर इनको दे दिए जाए तो क्या ट्रस्ट है, कल इन्हें हमें ही रगड़ा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि काजी फैसल साहब अब जो है ना वो और भड़ास ही निकाल सकते हैं और उन्होंने निकाली है। अब इस पर क्या किया जा सकता है जब उनके साथ उनके सब अपने ही बलूचिस्तान के सबसे करीबी जज मंदोखेल साहब भी साइन नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या कह सकते हैं। नाज़रीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो हक है, आप ये कह सकते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से 41 जो कैंडिडेट थे उनको भी एक्सेप्ट किया। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये कहते हैं कि मुकम्मल इंसाफ के तहत आर्टिकल 187 के तहत हम जो है इस बात का नोटिस ले सकते हैं कि अगर एक जमात से जो उनका इंतखाबी निशान है वो छीना गया और उस जमात से इंतखाबी निशान छीनने के बाद उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही, अव्वल तो पहली जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी कि इन्होंने करना था। लेकिन जस्टिस जमाल ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का नोटिस ले सकती है और इसी के हवाले से जो जजेस हैं उनका फैसला भी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो ये नोट है जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल एक आप ये कह सकते हैं कंपैरेटिवली मुतवाज़िन बात कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं हसनात साहब? देखें जमाल मंदोखेल साहब जो बात कर रहे हैं वो उनकी ठीक है। उनका उनका नोट में मसला ये आ रहा था कि मुझे लग रहा है कि जजेस ने उस पे इस वजह से नहीं कि वो जो काई साहब की कमिटमेंट थी वो पूरी हो रही थी, 2/3 उससे पूरे हो रहे थे कि 39 सीटों की बुनियाद पे पीटीआई को रिजर्व सीटें दे दी जाती, तो वो कितनी मिलती, 23 में से 9 मिल जाती, 12-13 फिर माले गनीमत में पूरी हो जाती, 224 का नंबर पूरा हो जाता। तो ये एक बड़ा कई लोग कहते हैं ट्रैप था। और गुस्सा भी ये है कि मंसूर अली शाह इसमें क्यों नहीं आए मंदोखेल साहब वाले मामले। मुझे लगता है कि उन्होंने जब कैलकुलेशन देखी कि इसमें पीछे इंटेंट क्या है, इसमें 2/3 का इंट है कि जी काई साहब इसको 2/3 अपनी कमिटमेंट पूरी करना चाह रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है पीछे हट गए। अब मुझे ये बताएं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से ये ख़बरें मौजूद हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि पहले गारंटियाँ दे रहे थे कि निज़ाम की गारंटी मैं हूँ, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा, उन्होंने कहीं और भी कमिटमेंट्स दी और कहा है कि अगर निज़ाम आपसे नहीं चलता तो नेक्स्ट अमेंडमेंट ला के फिर उन्हें हाँ, नहीं शामिल कर लिया ये जाएगा। लंगर गप्पे होती हैं, इनको ऐसी नहीं होती कि इनको ऑन रिकॉर्ड। देखें बात यह है कि काई साहब मुझे लगता है कि वो अब अगर 25 को चले गए फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई कहीं इधर इस ऑफिस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में कहीं। लेकिन एक इंटेंट है उनकी कि अगर दोबारा रिटायरमेंट के बाद अब भी तो वो आना चाहे। फ्रस्ट्रेशन निकालें, गुस्सा निकालें। और गुस्सा उनको अपने जजेस पे है कि जी वो उन्होंने क्यों वो मिनार्टी में चले गए। उनको ये है कि मैं क्यों 12 जुलाई को मिनार्टी में चला गया। देखिए ना मखसूस नशिस्तों में आज उन्होंने कहा जी मैं कह रहा था कि वो जज बैठे हैं जो चीफ जस्टिस ना बनने वाले हों। सबको पता था कि उसमें मेजॉरिटी किसकी थी, उसमें कौन थे जजेस बैठे थे कि आपके काजी साहब के करीब कौन कौन से थे। अब मुझे बताएं अमीनुद्दीन खान, जमाल जमाल मंदोखेल हाँ। और मोहम्मद अली मजहर, हम्म, मुझे लगता है कि हसन रिजवी, इरफान सादत। इरफान सादत और अतर मिनल्ला थे। हम्म। तो ये मुझे लगता है कि उसमें मेजॉरिटी में भी ये होती कि ये सीटें जो माल गनीमत मिला है सीटें ये ठीक हुई हैं। असल मसला ये है कि मंसूर अली शाह की एक बड़ी यानी आप कह सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी का में एक खूबी है कि वो लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों को साथ मिला लेते हैं, जो कई साहब में लैकिंग थी और जिसकी वजह से मसला बना। अच्छा, अब ये मखसूस नशिस्तों के जो नजर षानी है, चूंकि नजर षानी अब पहले फुल कोर्ट ने की थी लेकिन अब आईनी तरमीम के बाद जो आईनी मामलात हैं वो आईनी बेंच करेगा। तो इसमें आईनी बेंच के ड्राफ्ट में तो पूरी फुल कोर्ट के हवाले से कुछ कहा ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। तो ये 5 रुकनी आईनी बेंच जो जुडिशल कमीशन करेगा वही नजर षानी सुनेगा। देखना होगा कि इस हवाले से क्या कहा जाता है। देखें मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे तो मसले हल कोशिश होगी कि इस तरफ जाने की, मामलात को बेहतरी की तरफ आएगी। इतनी बातें नहीं हैं, अगर वो मेरा ख्याल है मसले हल हो जाएंगे, इमिकेबली हल होंगे। और कोई क्योस इसमें जो मेरा नहीं ख्याल, मखसूस नशिस्तें मेरा नहीं ख्याल। कि पीटीआई को मिलेंगे, आप क्या समझते हैं? देखें ये तो अब आज काजी फैसा और मंदोखेल साहब के नोट के मुताबिक 10 तो मिलती हैं ना उनको, 10-12। असल मामला ये नहीं है सीटों का, असल मामला कुछ और था। वो था 2/3 पूरी करवा के काजी साहब ने पूरा साल अगर आप देखें ना क्या कुछ जतन नहीं किए। तो अब आज भी उनको जो गुस्सा है इस पूरे नोट में, वो उन्होंने गुस्सा निकाला कि मैं हार गया।
मंसूर अली शाह जीत गया, तो मंसूर अली शाह को उन्होंने, जिस तरह कहते हैं जो जिस तरह कोई बंदा हो कि जी तू फलाना, मतलब ये एक किस्म का वो, यानी मैं वो कहता जो हूँ कमर जावेद बाजवा वाले डिसीजन का हवाला दे रहे हैं, उसके साथ उसमें लिंक, लिंक ही कोई नहीं है। लिंक क्या है? और फिर साथ अगर आपको कहीं मंसूर अली शाह ने कहा कि मेमो गेट पर, आप किसके कहने पे कर रहे थे कमीशन? देखिए ना, बात ये है कि, और आपने जो 1 साल किया 13 जनवरी बल्ले वाला निशान ना दे के जो तबाही की, वो किस किस वजह से हुई? बेसिकली वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बचा रहे हैं और इलेक्शन कमिश्नर इनको बचा रहे हैं, तो बस इसी तरह मामला चल रहा है। तो आखिरी में ये जो जुडिशल कमीशन जो बनेगा और जी, साथ में ये जो इजलास हो रहा है पीटीआई का बायकॉट करना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखते हैं। इस पे दो आरा थी, एक थी कि हमें वहाँ जाके अपनी इनपुट देनी चाहिए मामलात को, हमें कोई भी फोरम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी राय है कि नहीं, हमें एजिटेशन करनी है, हमें प्रोटेस्ट करना है, उसके लिए हम ये कोई किसी किस्म का तसर ना दें ताकि हमारे लोग कंफ्यूज हों, हम बड़ा कहें कि हम इस चीज़ को नहीं मानते। तो आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए था पीटीआई को? देखिए, अब इस पे दोनों में वजन है। अब देखते हैं कि अब उसमें क्या हालात हैं। अगर उनके मौलाना फजल रहमान के साथ चल रहे थे तो फिर अगर कोई इस तरह की बात थी तो चले जाना चाहिए था, तो मेरा ख्याल है कि वो तो अब नहीं गए। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ नहीं गए। नाज़रीन, इसमें मेरी बड़ी वाज़े इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग है कि अगर पीटीआई जो कमेटी में नहीं बैठी तो वो उसने बड़ा ज़बरदस्त किया, नहीं बैठी, उसकी 2-4 वजूहात हैं। देखें, अगर पीटीआई कमेटी में बैठती और जस्टिस याहिया अफरीदी की बात होती और ये जस्टिस याहिया अफरीदी के ख़िलाफ़ वोट देते तो कल को चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी बनते और एक ये तासुर जाता कि ये वो पार्टी है जिसने जस्टिस याहिया अफरीदी के ख़िलाफ़ वोट दिया था, जस्टिस मंसूर की फेवर की थी। और कल जो है, जो ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने हैं, जैसे इमरान खान साहब की बेल का मैटर हो गया, जो मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस हैं वो आने हैं जो है इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दूसरी बड़ी वजह ये है कि आईनी तरमीम में आपने वोट नहीं किया है, आईनी तरमीम का आपने बायकॉट किया इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन के। तो अगर आप इसमें कमेटी में बैठ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आईनी तरमीम को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, आप आईनी तरमीम को मान रहे हैं कि वो आईनी तरमीम दुरुस्त हैं। तो फिर आप उसका पार्ट बन रहे हैं, फिर आपके पास मोरल ग्राउंड नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं, चूंकि हम इन तरमीम को नहीं मानते इस वजह से जो है हम पार्ट नहीं बने। फिर ये बात सामने आएगी, वो कहेंगे आपने तो इन तरमीम को माना ही नहीं, आगे पार्लियामेंट्री कमेटी में आप बैठ गए थे। दूसरी जो हसनात साहब ने बात की है कि वो अभी भी पीटीआई ये समझती है कि रास्ता सिर्फ एजुटेशन है, और जो हार्ड लाइनर हैं पीटीआई के अंदर वो ये कहते हैं कि हमें इस तरह से इंसाफ नहीं मिल सकता। अब तो आईनी तरमीम के बाद तमाम मामलात इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिए, हमें अगर इंसाफ मिलेगा तो वो आप ये कह सकते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के, जिस तरह बांग्लादेश मॉडल के तहत इंसाफ मिलेगा हमें। तो हमें एजुटेशन करनी होगी, स्ट्रीट पॉलिटिक्स करनी होगी, लोगों को मोबिलाइज करना होगा, प्रेशर में फैसले लेने होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह से किया उस तरह से नहीं होना चाहिए, और पार्टी को एक मूवमेंट बनानी चाहिए। खुद इमरान खान साहब की भी ये राय है, तब हम जाके जो है इसमें इंसाफ हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज अब तो इतने मामलात कंट्रोल हो जाएंगे, आईनी बेंच बन जाएगा, उसमें अपनी मर्जी के जजेस लगाए जाएंगे, तो ये तमाम मामलात जो हैं वो हमें अदालतों से इंसाफ नहीं दिला सकते। दूसरी जानिब अली जफर साहब जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि देखें, हम पार्लियामेंट का पार्ट हैं और 9 तरमीम होने के बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशनल जब ये टेबल हुई है, इसके बाद एक्सेप्ट हो गई है, तो हमें इसमें एटलीस्ट पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए, और हमें इस एजुटेशन की पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी राय देनी चाहिए, पार्लियामेंट में अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये दो जो चीज़ें हैं, ये तहरीक इंसाफ में बायकॉट का सबब बनी इस पूरी कमेटी से। देखते हैं इसका डिसीजन आना है। बहरहाल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज जो कुछ लिखा वो तारीख का हिस्सा है और तारीख के कूड़ेदान में ही जाएगा, क्योंकि अक़लियती नोट की कोई हैसियत नहीं होती। अलबत्ता पहली दफ़ा किसी चीफ जस्टिस ने अपनी अदालत के फैसले पर अमल न करने, उसके खिलाफ तौहीन अदालत होने के हवाले से कहने के इसके पे तौहीन अदालत नहीं बनती, ऐसी बातें की हैं। और जहनी इख्तरा की अगर जो बात की असनाद साहब ने कि पहले 2 जजेस का जो फैसला आया था जो ये कहते थे कि इस अदालत का गैर आइनी फैसले को ना माना जाए, और अगर इसके अदालत के गैर आइनी फैसले को नहीं मानते तो किसी आइनी इंस्टीट्यूशन पे भी, यानी इलेक्शन कमीशन पे बाइंडिंग नहीं है, फिर इस पर अमल दरामद करे, उसका गुस्सा निकाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में आपको हम बताएंगे जो भी चीफ जस्टिस बना उसके बाद के क्या हालात होंगे, अगर मंसूर अली शाह बनते हैं या यहिया अफरीदी बनते हैं, जो भी सिचुएशन बनती है उस पर व्लॉग करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह एक्सपर्ट ओपिनियन हम अपनी देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।